जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपके जो एसएसटी का जो आपका टॉपिक वाइज जो वीडियो बन रहा है, जिसपे हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया, फर्स्ट चैप्टर, और उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर्स पे घुसे हैं। और हिस्ट्री का जो पहला अध्याय है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय का जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोगों ने फ्रेडरिक सरियो के 4 चित्रों के बारे में और उनके 4 चित्रों की क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम क्या था, अनसेट रनन। क्या नाम था? अनसेट रनन। तो अनसेट रनन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन मिलता है कि अनसेट रनन कौन थे और अनसेट रनन के राष्ट्रवाद के विचार क्या था, या कभी कभी सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हो क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेगा। क्वेश्चन क्या सीधा पूछ लिया जाता है कि बताइए अनसेट रनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, या अनसेट रनन के अनुसार राष्ट्र राज्य क्या है। यह क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो आखिर अनसेट रनन का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, इसका क्या कारण, इस पे बात करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले जो आपका जो टॉपिक मैंने लिया इंट्रोडक्शन का टॉपिक, जिसमें मैंने बोला था कि यूरोप में अगर राष्ट्र राज्य या राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति जो अस्तित्व में आई है, तो उस पे कहीं ना कहीं जो यूरोप में लंबे समय तक जो आधुनिक राज्य की गतिविधियों पर विचार किया गया, और उसके बाद लोगों के मन में एक स्पष्ट रूप से एक परिभाषित क्षेत्र का, आखिर जो भी हम लोग जिस क्षेत्र में रहेंगे या जो भी हम लोग एक आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण करेंगे, आखिर उसका परिभाषा क्या होना चाहिए, साथ में उसकी प्रभुसत्ता कैसी होनी चाहिए, उसके केंद्र की शक्ति कैसी होनी चाहिए, जिस पर विचार आया। और यही विचार से एक विचारधारा सामने उभर कर आया, जिसको हम लोग बोलेंगे राष्ट्रवाद। क्या बोलेंगे? राष्ट्र क्या है, या जो परिभाषित क्षेत्र का हम लोग बात कर रहे हैं, आखिर वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझना होगा कि अनसेट रनन कौन था और अनसेट रनन ने क्या किया था राष्ट्र राज्य के बारे में, या एक राष्ट्र कैसे बनता है, उस राष्ट्र में क्या क्या चीजें क्या होनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने एक टिप्पणी किया था। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी जानेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए अनसेट रनन कहाँ के मैं बोलूंगा कि नागरिक था। कभी कभी पूछा जाता है इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने क्या किया, ऐसे तमाम सारी क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे अनसेट रनन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अनसेट रनन जो था वो फ्रांस का नागरिक था। कहां का? फ्रांस का रहने वाला था। और इनका जन्म जो है वो 1823 में हुआ था। कब हुआ था? 1823 में हुआ। और इनकी मृत्यु जो है वो 1892 में हुआ था। कब हुआ था? 92 में मृत्यु। तो जन्म कब हुआ? 23 में, और मृत्यु कब हुआ? तो 1892 में क्या होती है? इनकी मृत्यु होती है। आखिर आप बात करेंगे कि अनसेट रनन जो है वो चर्चा का कारण क्या था, कि आखिर अनसेट रनन जो है, आज इनके बारे में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इनका चर्चा का क्या कारण है। तो इन्होंने एक राष्ट्र क्या है इसके बारे में इन्होंने क्या किया था कि अपना विचार प्रकट किया था। और ये जो विचार था माय डियर फ्रेंड, इसकी प्रस्तुति 1882 में, कब का घटना है? 1882 में, स्थान याद रखिएगा, सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक निबंध प्रतियोगिता हुआ था, जहां पे इन्होंने निबंध के रूप में क्या किया था, राष्ट्र क्या है इसके बारे में इन्होंने पूरा का पूरा व्याख्या किया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अनसेट रनन कौन था? तो यह फ्रांस का नागरिक था। जन्म इनका 1823 में हुआ, मृत्यु 1892 में होता है। और 1882 में इन्होंने एक राष्ट्र क्या है इसका विचार जो है वो सोर्बोन विश्वविद्यालय में इन्होंने दिया था। अब आगे देखिएगा, आखिर जो इन्होंने विचार दिया इसका मुख्य बात क्या था। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी अन्य विचारक है जिन्होंने राष्ट्र क्या है या राष्ट्र राज्य क्या है जिसके बारे में विचार दिया, तो इन्होंने क्या किया, अन्य लोगों के द्वारा जो प्रस्तुत विचार था उनका विरोध किया। अब आपको एक चीज पता होगा कि जिन लोगों ने भी समाज का विरोध किया, आखिरकार उनको भी कटघरे में आना पड़ता है और उनको भी समाज का जवाब देना पड़ता है। तो आखिर इन्होंने जो विचार दिया, इन्होंने किस तरह का विचार दिया, एक शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। तो इन्होंने राष्ट्र, सम्मान, नस्ल, धर्म या क्षेत्र को मिलाकर इन्होंने क्या कहा कि एक राष्ट्र जो है बनता है। लेकिन आपको इतना शॉर्ट नहीं पूछेगा, कभी पूछेगा कि अनसेट रनन पर टिप्पणी करें, तो आप इतना भी लिख दोगे तो आपको जो है नंबर हुबहू मिल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह आया कि अनसेट रनन के अनुसार राष्ट्र राज्य क्या है,
या आंसर रन कौन थे और उनके अनुसार राष्ट्र क्या है या राष्ट्र राज्य क्या है, ये क्वेश्चन आया तो आप क्या आंसर छापोगे, इस पे बात करेंगे। तो देखोगे क्या है कि आंसर रन के अनुसार कि राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है भाई। क्योंकि आज देखोगे कि अगर भारत अगर एक राष्ट्र राज्य बना है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लंबे प्रयासों, आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आया और आने के बाद 1947 में उनको हम लोगों ने भगाया। तो लगभग देखोगे तो 300 साल तक उन्होंने हम पे गुलामी, उन्होंने हमको दबा के रखा। तो ये जो लंबे प्रयासों, त्यागों, आप देखोगे भगत सिंह शादी से पहले जाके मर जाते हैं, महात्मा गांधी अपना घर बार छोड़ के पूरा देश के सेवा में लग जाते हैं। ऐसे तमाम कई सारे लोग हैं, उन्होंने अपने प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु बनाया और राष्ट्र को क्या क्या बनाने का काम किया। उसी तरह फ्रांस में अगर राष्ट्र राज्य का निर्माण होगा या राष्ट्र का निर्माण होगा तो उसमें कई लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होगा, तब जाके एक राष्ट्र का क्या होने वाला है, निर्माण होने वाला है। आगे हम लोगों ने क्या देखा कि आखिर एक राष्ट्र में केवल त्याग, निष्ठा और लंबा प्रयास होने से नहीं होगा, बल्कि अगर एक राष्ट्र बनता है तो जिन्होंने भी ये लंबा प्रयास किया, त्याग किया, अपना बलिदान दिया, तो उनका जो भी वीरता, जो युक्त अतीत है, जो उन्होंने पीछे अपनी वीरता दिखाई, अपनी साहस दिखाई, उनका और महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह सारी चीजें एक राष्ट्र में होनी चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि सर आखिर एक राष्ट्र राज्य में शौर्य, वीरता से युक्त अतीत और महान पुरुषों के नाम क्यों होना चाहिए भाई? तो कहा गया है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे लिए कर गए हैं, ये हमारे लिए एक गौरव की बात है और यह एक क्या है, सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्र का विचार क्या होता है आधारित। तो ध्यान समझिएगा, जैसे कहा गया कि अगर एक राजा है और ये राजा चोर है तो इसका बेटा भी चोर होगा, और अगर इसका बेटा भी चोर है तो राजा का जो नाती होगा वो भी चोर होगा। यानी कि पूरी की पूरी सेटिस्फाइड जो है कर दिया जाता है, क्योंकि कहा गया कि चोर का बेटा हमेशा चोर होता है। तो उसी प्रकार अगर हमारा अतीत अच्छा है, अगर हमारा अतीत अच्छा है तो हमारा जो आधार बनेगा राष्ट्र का वो बहुत अच्छा बनेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जिसमें वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव होगा। कारण क्या है कि ये हमारी सामाजिक पूंजी है जिससे एक राष्ट्र की विचारधारा जो है उसका आधार जो है बनता है। बात करेंगे आगे। आगे देख सकते हो क्या है कि अतीत के सामने गौरव का होना, साथ साथ में क्या होना चाहिए, जो हमारी अतीत होगा उस अतीत में गौरव का होना होगा, और वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ ही साथ मिलकर क्या है, साथ मिलकर एक महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा रखना एक राष्ट्र का विचार होना चाहिए। क्या कहा, गौर से सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा कि अतीत जो होगा हमारा ना वो गौरवशाली होना चाहिए भाई। यानी कि हम लोग गर्व से बोलेंगे कि भाई इसके लिए आज हम लोग आजाद हैं। जैसे हम लोग भगत सिंह का नाम लेते हैं ना, आज हम लोग चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं ना, क्या पाकिस्तान वाले ऐसे नाम ले पाते हैं? आप बोलोगे सर नहीं। तो अतीत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में केवल ये होने से नहीं होता है, बल्कि क्या करना होगा कि भी जो भी हमारा वर्तमान जो हमारी स्थिति बनेगी, जो राष्ट्र बनने के बाद जो वर्तमान स्थिति बनेगा उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे उसमें एक समान इच्छा होना चाहिए, जो भी लोग हैं उनकी समान इच्छाएं होनी चाहिए। साथ में जो भी इच्छाएं हमारे सामने आ रही है उनके लिए एक संकल्प होना चाहिए, और साथ साथ में साथ मिलकर हम लोग महान काम करेंगे अपने राष्ट्र के लिए, और वो जो काम होगा केवल अभी नहीं करेंगे बल्कि आगे भी हम लोग करते रहेंगे। ऐसी हमारी इच्छा और मनोकामना होनी चाहिए, ये साथ साथ। और लास्ट में कहा कि अतः इन सारे बातों से हम लोग क्या बोलेंगे कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है जिसका अस्तित्व जनमत संग्रह पर टिका हुआ है। अब बात को समझिएगा, जनमत संग्रह मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो अगर अभी तक हम लोगों ने पूरा, अगर हम लोग टॉपिक को ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने क्या बोला कि अगर एक राष्ट्र है तो उसमें बहुत सारा लंबे प्रयास और त्यागों का चरम बिंदु है, जिसमें हर एक आदमी का जो भी अतीत है, महान पुरुषों के नाम और गौरव है। क्यों भाई? तो ये हमारी सामाजिक पूंजी, हमारी सामाजिक धरोहर है, और इन्हीं से एक राष्ट्र का जो आधारशिला हो रखा जाता है, विचारों का आधारशिला रखा जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो भी राष्ट्र बनता है इसमें गौरवशाली सम्मानीय अतीत का होना इंपॉर्टेंट है। साथ में जो भी हम लोग आज वर्तमान में अगर राष्ट्र बना तो राष्ट्र में एक समान सबकी इच्छा ही होनी चाहिए, साथ में एक संकल्प होना चाहिए कि राष्ट्र को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, और साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की भावना होनी चाहिए। तो ये सारे होगा तो चलो भाई, चलो मान लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि एक जो राष्ट्र बनेगा उसमें व्यापक एकता होना चाहिए। अब एकता का मतलब समझिएगा कि एकता, बहुत ज्यादा लोग है तो भाई
जब ज्यादा लोग हैं, जैसे जैसे एक हाथ में आपके हाथ की 5 उंगलियां समान नहीं होती, तो क्या देश में मौजूद सभी लोगों के पास एकता होगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं, एकता तो नहीं होगा। तो उस एकता को अस्तित्व में कैसे रखेंगे? तो जनमत संग्रह से रखेंगे। तो अब सवाल होगा कि सर जनमत संग्रह क्या है, और आप लिख के ले लो, ये जनमत संग्रह हर साल पूछा जाता है, तो ये VVI टॉपिक है आपके लिए। जनमत संग्रह क्या है? तो एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतदान, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जैसे समझिएगा कि अगर मान लिया जाए एक राजा अगर हमको बनाना है, किसी को हमको राजा बनाना है, और मान लिया जाए कि उस पूरे शहर में 1000 से ज्यादा आदमी है, तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई? जनमत करेंगे। जैसे हम लोग मुखिया का वोट डालते हैं, जैसे हम लोग जिला परिषद का वोट डालते हैं, जैसे हम लोग मेयर का वोट डालते हैं, जैसे हम लोग राष्ट्रपति का मुख्यमंत्री का वोट डालते हैं, जैसे हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, तो उसी तरह क्या होता है? जनमत संग्रह होना चाहिए, जिससे लोगों को पूछा जाए कि आखिर आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है भाई। और जब जिसकी संख्या ज्यादा होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? अपने शासन को चुनने का काम करेंगे। तो जनमत संग्रह का होना क्या है? अनिवार्य है। जैसे समझिएगा कि उस समय की बात, जैसे कि अगर किसी देश का विलय करना है भाई, अगर किसी देश का विलय करना है तो वो क्यों होना चाहिए, और होना अगर हो रहा है तो लोगों से पूछना चाहिए कि अगर हमारा देश ये है और आपका देश ये, हम लोग दोनों मिलकर अगर रहेंगे तो पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे आज अगर 2 लोगों की शादी होती है, एक लड़का एक लड़की की शादी होती है, तो दोनों से सहमति लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? और हमारे मार्केट में कहावत है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यानी कि अगर शासक और जनता अगर राजी है तो बाकी लोग कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे अगर किसी देश का विलय करना है तो पूछना पड़ेगा भाई। और साथ में आप देखो, विलय करने का मतलब समझना कि अगर एक राज्य है, उस राज्य में बहुत सारे लोग होंगे, सबकी विचारधारा अलग होगी, और एक दूसरा क्षेत्र का राज्य होगा जिसकी विचारधारा अपनी होगी। क्योंकि देखो, हम लोगों ने देखा कि हर एक राष्ट्र का अपना अतीत होता है, अपना सम्मान होता है, और उसके हिसाब से वो अपना काम करता है। अब ध्यान से समझना कि अगर मान लो कि मैं इस क्षेत्र का राजा हूं और एक दूसरे क्षेत्र से मैं मिल रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जो भी सामाजिक, आर्थिक या जो भी परंपराएं वो भिन्न होगा। तो जब इनसे मैच हमको करना है तो यहाँ के लोगों से भी पूछना पड़ेगा और यहाँ के लोगों से भी पूछना पड़ेगा। फिर जब दोनों ने हाँ कहा, तब किसी राज्य का विलय या किसी राज्य को हम लोग क्या करेंगे कि उसके विरुद्ध हम लोग कब्जा जमाएंगे भाई। और यही जो होती है, इनके बारे में किन्होंने कहा? तो हमारे अंशु टंडन जी ने कहा। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हम लोग हिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं, तो हिस्ट्री का क्लास ले रहे हैं, लेकिन एक आवश्यक सूचना मैं आप लोग को देना चाहता हूं। अगर आप लोग एक्सेप्ट करोगे तो, एक्सेप्ट क्या समझिएगा कि अगर मैं पूरा साइंस का मैं बात करूं और साथ में एसएसटी का मैं सबका बात करूं, एसएसटी में गौर कीजिएगा मैंने कितना बोला था, एसएसटी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 45 आपके क्या है टोटल सब्जेक्ट है। और 45 सब्जेक्ट का अगर आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए, वो पीडीएफ आपको पेड पीडीएफ मिलेगा। तो वो पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले समझिएगा। तो पीडीएफ लेने के लिए सबसे पहले अगर आप एक पीडीएफ करके भी परचेज करते हो तो कम से कम आपको 599 रुपया हर लग जाएगा टोटल पीडीएफ का। लेकिन जो अभी ऑफर चल रहा है, अगर उस ऑफर के हिसाब से आप लेते हो तो आपको केवल 399 रुपये में, केवल और केवल 399 रुपया में आपको एसएसटी का पूरा, साथ में आपका साइंस का जो भी पूरा का पूरा जो पीडीएफ का नोट्स आपको मिलेगा। और मैं आपको 100% में बोलूंगा कि जो हम लोग पीडीएफ बना के दे रहे हैं, इससे बाहर ना ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और ना ही आपके बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगता है। और आप ऐसा मत समझना कि ये हम लोग भाई पीडीएफ का पैसा ले रहे हैं, बल्कि जो हमारी टीम ने मेहनत किया और साथ में जो आपके लिए जो अच्छा है, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो आप हर महीने 400 से 300 रुपया आप ट्यूशन फी देते हो, लेकिन आपको केवल 299 रुपया में आपको इतना अच्छा बैच यहां से मिल जाएगा कि इससे टॉपिक जो है बाहर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। और 299 रुपया लेने का कारण है कि अब कितना दिन इसकी रिकॉर्डिंग पे पढ़ाएंगे, थोड़ा एक डिजिटल बोर्ड लेने का सपना है हमारा, तो उसको पूरा करना है, इसीलिए आप लोगों से जो इस कोर्स का हम लोग फी ले रहे हैं। फिर उसके बाद देखोगे कि आज अगर आप हमारा सपोर्ट करते हो तो एग्जाम आते आते इतना आप लोग का मैं करवा दूंगा कि दावे के साथ मैं बोलूंगा कि इस बार जो टॉपर होगा वो हमारे प्रीतम एकेडमी से निकलने वाला है। अब आगे मैं बात करूंगा। अगला जो टॉपिक है आपका क्या है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। टॉपिक क्या है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार।
तो आप हम लोग यहां से पढ़ेंगे कि आखिर देखो ये जो क्रांति हुई, यूरोप में जो क्रांति हुआ उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि कहा गया अगर मान लो एक पूरे बड़ा जंगल है, इस जंगल पे अगर आग लगा तो चिंगारी तो कहीं लगा होगा ना, चिंगारी तो कहां लगा होगा ना। तो इसी तरह अगर पूरे के पूरे यूरोप में अगर आग फैला राष्ट्रवादी विचारधारा का तो उसकी चिंगारी कहीं ना कहीं लगी होगी। तो वो चिंगारी जो फ्रांस में लगा था और फ्रांस में लगने के बाद वो पूरे क्या हुआ, यूरोप में फैला। यूरोप के बाद जितने भी सब कंट्रियां हैं, जितने भी कंट्रियां हैं हमारे पूरे विश्व में, सब में क्या हुआ, राष्ट्रवादी विचारधारा जो पनपा। तो आखिर क्या कारण है कि फ्रांस में क्रांति हुआ, थोड़ा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाना है। तो ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला कि फ्रांस में क्रांति कब हुआ, तो 1789 में क्रांति हुआ। अब ये क्वेश्चन कभी इसी तरह कभी घुमा के पूछ लिया जाता है कि बताइए राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति कहां शुरू हुआ था, तो क्या बोलोगे, फ्रांस की क्रांति के साथ। और कब शुरू हुआ, तो 1789 में। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस क्रांति के बाद पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली, तो क्या बोलोगे आप, फ्रांसीसी क्रांति। कभी यह भी पूछ लिया जाता है बताइए कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति से संबंधित, तो क्या बोलोगे, फ्रांसीसी क्रांति। और राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति की शुरुआत कब हुई, तो भी आप क्या बोलोगे, 1789 यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ क्या हुई, शुरू हुई। अब अगर क्रांति के साथ शुरू हुई थी तो फ्रांस में क्रांति का कुछ तो कारण रहा होगा माई बाप। तो हम थोड़ा क्रांति के बारे में बात करते हैं कि आखिर फ्रांस में क्रांति का क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण समझिएगा, पहला कारण क्या है कि लुई 16वां का सम्राट बनना, लुई 16वां का फ्रांस का सम्राट बनना। क्योंकि जब लुई 15वां की मृत्यु हो जाती है उसके बाद लुई 16वां जो है गद्दी पे बैठता है। अब आप बोलोगे सर जिस तरह हुमायूं, अकबर, जहांगीर नाम है तो क्या इसका भी नाम लुई 16वां है, तो क्या ध्यान से सुनना, इतिहास में कुछ ऐसे ऐसे राजा हैं जिनका नाम के बारे में पता तो नहीं होता, लेकिन यह पता होता है कि जैसे बोलने का मतलब कि मैं अगर राजा बना तो मैंने कहीं भी अपने नहीं सिक्कों पे नहीं कहीं ताम्र पत्रों पर, जब क्लास 12 जाओगे तब आपको पता चलेगा इसके बारे में कि आखिर इतिहास को कैसे जांचा जाता है, किस प्रकार से इतिहास को परखा जाता है। तो अगर मान लो मैं राजा बना और मेरा नाम केवल आपको पता है कि पंकज नाम है सर का, और मेरा बेटा जब राजा बना आपको नहीं पता, तो अब क्या बोलोगे, पंकज, मेरा नाम रख दोगे पंकज 1 और मेरा बेटा का नाम क्या रख दोगे, पंकज 2। फिर जब मेरा नाती होगा अगर उसके बारे में आपको नहीं पता तो क्या करोगे, पंकज 3। तो उसी तरह लुई 16वां मतलब क्या कि लुई नाम का जो सम्राट था उसका 16वां नंबर का संतान या 16वां नंबर का जो मैं बोलूंगा कि आपका वंशज जो था वो आपका फ्रांस का सम्राट बना। अब अगर ये फ्रांस का सम्राट बना तो आखिर सम्राट तो कोई भी बन सकता है, लेकिन फ्रांस में आखिर क्रांति क्यों हुआ, तो हुआ क्यों, तो फ्रांस में जो शासन का बागडोर जब लुई 16वां संभाला तो जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिनका नाम क्या था, मेरी एंटोनेट, जो क्या थी, लुई 16वां की पत्नी थी भाई। और ये जो था जो लुई 16वां था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में शासन बागडोर को महिला, ये जो मेरी एंटोनेट जो उनकी पत्नी है वो संभाल रही थी। और आपने ये भी देखा होगा समाज में अगर दो लोग हैं हस्बैंड और वाइफ, तो अगर हस्बैंड थोड़ा कम चालाक है और वाइफ अगर ज्यादा चालाक है तो ध्यान से देखना, ये वाइफ क्या करता है, अपने हस्बैंड को धमका देता है भाई कि तू ऐसा मत करना, तुम ऐसा मत करना। और ये जो ज्यादा चालाक महिला है इसके घर में आपको ज्यादा झगड़ा देखने के लिए मिलेगा, होता है 99% साथ ऐसा ही होता है, 1-8% ऐसा होता है जिसके साथ ये घटना नहीं घटता है। तो पहला कारण क्या, लुई 16वां का सम्राट बनना। दूसरा क्या था कि फ्रांस में मेरी एंटोनेट का ज्यादा अधिकार। और ये पूछा जाता है कि बताइए लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था, मेरी एंटोनेट, कहां की राजकुमारी थी, तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहां की, तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। आपको क्या करना, याद रखना है, बात करेंगे आगे। फिर अगला क्या था कि फ्रांस में सामाजिक असमानता का होना। और ये जो फ्रांस में जो बंटवारा था आपको पता होगा कि 3 तरह का सामाजिक बंटवारा था। एक आपका क्या हो गया, पादरी, जिसको हम लोग प्रथम स्टेट में रखते थे, फिर द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में पादरी और जो कुलीन वर्ग का लोग था, पादरी वर्ग, दूसरा में कुलीन वर्ग, और तीसरा में आपको पता होगा कि जितने भी हैं सबका। और पादरी को और कुलीन वर्ग जो प्रथम और जो द्वितीय स्टेट के लोग थे इनको ज्यादा अधिकार था। तो यह सामाजिक असमानता। साथ में क्या था कि पादरियों को समाज में विशेष अधिकार का होना। और फ्रांस के पास 12 लिब्रे, जो आपका पता होगा उस समय जो 12 लिब्रे जो होगा उससे अधिक कर्ज का होना। और यह पता होगा ये जो कर्ज होगा ना, तो मैं बता दूं जो 3 जो समाज आपका था, पादरी और क्या हो गया कुलीन, और जो एक आपका तीसरा स्टेट था, तो तीसरा स्टेट के लोग इनका वहन करते थे, ना कि पादरी वर्ग और दूसरा वर्ग। तो ये जब 12 लिब्रे कर का होना और ये कर्ज को चुकाने के लिए ज्यादा मात्रा में समाज का परिचालन करना, ये कारण था। और तीसरा क्या था कि अपने समस्त खर्चों को केवल और केवल
एक ही तीसरे स्टेट से क्या करना, वसूलना, और निरंकुश शासन का व्यवस्था का होना। और इसी के कारण क्या हुआ कि ये जो फ्रांस में आपका क्रांति हुआ। अब आपके मन में आएगा कि निरंकुश शासन क्या है, तो जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि निरंकुश शासन व्यवस्था क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ऐसी शासनीय सरकार व्यवस्था जिस पर किसी का अंकुश नहीं होता, और इतिहास में से राजशाही सरकार व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुश सरकार कहते हैं। ये अत्यधिक केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे से समझाया है, आप जाके देख लो। अब आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे तो इसके आगे हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर ले। और साथ में अगर आपने ज्योग्राफी का क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।